संघर्ष की राह पर जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आभास कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूपी जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में। और आइए देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ये पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख पाया गया है। तो बांसखेड़ा जो ताम्रपत्र अभिलेख है वो यूपी के शाहजहाँपुर में पाया गया है। ठीक है, तो शाहजहाँपुर में ये जो पाया गया है तो ये हर्षवर्धन 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 के शासनकाल मतलब कि 606 से 647 से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, इसकी जो ये बांसखेड़ा जो ताम्रपत्र है और इसकी जो लिपि है, इसकी लिपि जो है वो ब्राह्मी है। ठीक है, ये पूछा जाता है आप लोगों से क्वेश्चन कि इसकी जो लिपि क्या है वो ब्राह्मी है और ये किस भाषा में है। तो भाषा जो संस्कृत है। ठीक है, भाषा इसकी संस्कृत रहेगी। और इसमें अच्छा, इस बांसखेड़ा का जो ताम्रपत्र है उसमें है क्या, मतलब इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है। तो हर्षवर्धन के जो पूर्वज हैं उनकी वंशावली लिखी है और कहाँ की लड़ाई कब कैसे क्या इन्होंने की, कहाँ क्या हुआ, उसके बारे में इसमें लिखा है। और इसी ताम्रपत्र के अंत में जो ये मतलब कि हर्षवर्धन ने स्वयं अपना हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अच्छी और सुंदर लिपि में। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा जो कहा जाता है वो तराई क्षेत्र को कहा जाता है। और ये तराई क्षेत्र जो है तो इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। तो इसमें पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर, मेरठ और बागपत ये डिस्ट्रिक्ट मुख्य रूप से रहेंगे इसमें। और देखिए, जो भारत के संदर्भ में अगर देखें तो यूपी जो है हमारा राज्य जो है वो 40 से 50% जो गन्ना उत्पादन करता है भारत के संदर्भ में। ठीक है, और देखिए आइए देखते हैं कि तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो बखिरा पक्षी विहार को किस वर्ष रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो बखिरा पक्षी विहार जो है उसको रामसर स्थल जो घोषित किया गया है वो सन 2022 में घोषित किया गया है। तो सन 2022 में भी जो इसकी डेट थी, मतलब कौन सा दिन था, तो उस दिन 2 फरवरी थी। अच्छा, 2 फरवरी को ही क्यों घोषित किया गया। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस होता है और इसी के उपलक्ष्य में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये जो बखिरा पक्षी विहार है ये यूपी का 10वां व भारत का 49वां रामसर स्थल बना था। ठीक है, और इसकी जो ये बखिरा पक्षी विहार जो है इसकी स्थापना है जो ये देखिए रामसर स्थल जो बना है 2022 में बना है, लेकिन इस बखिरा पक्षी विहार की जो स्थापना हुई थी वो 1990 में हुई थी। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल स्थित है। तो देखिए हमारे कंप्यूटर महोदय ने ये जो लगाया है और आंसर भी इसमें बता दिया है कि नोएडा में है। ठीक है, तो नोएडा में कहाँ पे है। तो नोएडा में यमुना नदी के किनारे। देखिए आप लोगों ने सुना है कि जो हमारे भाई लोग नोएडा में रहते हैं और मतलब गाजियाबाद में रहते हैं, तो वो लोग क्या बताते हैं कि हम सेक्टर 62 में रहते हैं, सेक्टर 63 में। जो हमारे भाई रेलवे की परीक्षा देने जाते हैं
वो लोग रेलवे की परीक्षा जो जाते हैं देने, तो ज़्यादातर सेक्टर 64 या सेक्टर 62 में उनका एग्ज़ाम लगता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सेक्टर में किस चीज़ को मतलब बता रहा हूँ। तो यमुना नदी के किनारे सेक्टर सेक्टर 95 में ये प्रेरणा स्थल स्थित है। और इसका जो उद्घाटन है, उद्घाटन इसका जो उद्घाटन है वो 14 अक्टूबर 2011 को हुआ था। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जैसे आप लोगों ने लखनऊ में भी देखा होगा, एक ऐसे ही बना हुआ है स्मारक। और यहाँ पे क्या है कि, और इसमें जो ये राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल जो नोएडा वाला है, इसमें प्रतिमा किसकी है, प्रतिमा प्रतिमा जो बनी हुई है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की और कांसीराम जी की व मायावती जी की। ठीक है। और ये सभी यहाँ पे जो बने हुए हैं, ये काहे के बने हुए हैं, तो ये चुनार के बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा हमारी हैंड राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है, बाकी मैं कोशिश करूँगा अच्छा लिखने की और अच्छा बताने की। बता रहा हूँ वो आप लोग सुनिए और उसको नोट कर लीजिए, बहुत ही काम आएगा आगे जो आपके एग्जाम्स लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का बुंदेली उत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? तो बुंदेली उत्सव जो है वो प्रतिवर्ष जो आयोजित, देखिए आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कोई भी उत्सव है या कोई भी मतलब जो त्यौहार है, वो किसी क्षेत्र में मनाया जाता है। तो जैसे आप लोगों से जो उसके बगल में डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मान लो सीतापुर है और इसके बगल में मान लीजिए लखनऊ है और हरदोई है, तो कोई भी जो उत्सव मनाया जाता है तो वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं मनाया जाएगा। अगर मनाया जाएगा तो उसके जो लगे वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके पास में जो डिस्ट्रिक्ट है, उनमें भी मनाया जा सकता है और मनाया जाता है। तो इसीलिए इसमें क्या होगा कि एक बसारी गांव है, बसारी गांव, ये बसारी गांव में मनाया जाता है। ठीक है। और इसकी जो सीमा है वो महोबा और झांसी से लगती है। ठीक है। बसारी गांव की महोबा और झांसी से लगती है इसकी सीमा। तो इसी के जो, तो यहाँ मनाया जाता है। ये कितने दिन चलता है, 7 दिन। ठीक है। ये बुंदेली उत्सव 7 दिन चलता है और यहाँ मनाया जाता है। HSRA 1928 का नामकरण चंद्रशेखर आज़ाद ने कहाँ किया था? तो देखिए पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि HSRA क्या है। HSRA की जो फुल फॉर्म है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है। और इसका जो उद्देश्य था, मतलब कि बनाने का उद्देश्य जो था, वो क्रांतिकारी आंदोलन को नई दिशा देना व समाजवाद के आदर्श को जोड़ना था। और इसकी जो ये आज़ाद ने कहाँ किया था, इसका जो नामकरण है वो फिरोज शाह कोटला जो मैदान है दिल्ली में, वहाँ किया था। और इसका जो नामकरण हुआ था, इससे पहले जो ये HSRA मतलब कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है, इससे पहले नाम क्या था? जब यहाँ पे इसका नामकरण हुआ, इससे पहले जो इसका नाम था उसमें एस नहीं था, ये HRA था केवल। मतलब कि सोशलिस्ट जो शब्द है वो यहाँ पे जोड़ा गया था। ठीक है। मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करिएगा और मैं आगे कोशिश करूँगा कि और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो जो प्रथम लोकायुक्त थे वो कौन थे, आप लोग बताइएगा। इसमें विशंभर दयाल जी थे। विशंभर दयाल जी जो लोकायुक्त थे, उनका कार्यकाल क्या था? कार्यकाल जो था 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक। ठीक है। और नियुक्तिकर्ता जो थे, इनको जो नियुक्त किया था, देखिए यहीं से आप लोगों को ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा कि इनकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है। तो इनकी जो नियुक्त की थी वो राज्यपाल महोदय ने की थी, राज्यपाल जी ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर
8 जो है, सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जो जिला है वो बदायूं है। ठीक है, बदायूं जो है वो सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला है। तो बदायूं में जो वैधानिक नगर हैं उनकी जो संख्या है वो 23 है। 23 वैधानिक नगर, वैधानिक नगर। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग अच्छे से पढ़ना सीखिए, क्वेश्चन करना सीखिए। ठीक है, वैधानिक नगर जो हैं उन वो किसे कहते हैं? तो वैधानिक नगर उन्हें कहते हैं जिनका जो मतलब वैधानिक नगर वे क्षेत्र होते हैं जिनका प्रशासन किसी नगर पालिका और नगर पालिका पालिका या नगर निगम या फिर छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र जो समिति है उसके द्वारा किया जाता है, उनको वैधानिक नगर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे जो ज़्यादा वैधानिक नगर हैं वो बदायूं में है। और ये जो बदायूं में इसकी जो देखिए ये संख्या जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि जनगणना में ही ये सब चीज़ें पता चलती हैं। अब जनगणना होने वाली है, शुरू हो गई है, और इसके बाद जो ये आंकड़े हैं जो भी वो बदलेंगे। अभी जो एग्ज़ाम्स हैं आपके उनमें यही सब 2011 वाला ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसी चीज़ को याद करके चलें। किस शासक ने वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? वाराणसी को अपनी दूसरी जो राजधानी बनाया था वो शिशुनाग ने बनाया था। तो शिशुनाग ने जो दूसरी राजधानी बनाया वो वाराणसी। तो इसकी जो पहली राजधानी थी, पहली राजधानी जो पहली थी वो वैशाली थी। अच्छा, पहले राजधानी अगर वैशाली थी तो इनको दूसरी राजधानी वाराणसी को क्यों बनाना पड़ा? तो इसका भी एक कारण है। तो ये जो शिशुनाग थे इन्होंने अवंती राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था, और तब साम्राज्य का जो प्रशासन था, प्रशासन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए इसको राजधानी बनाया इन्होंने, दूसरी राजधानी। ठीक है, बुंदेलखंडी पठार का विस्तार किस जिले में नहीं है? तो बुंदेलखंडी जो पठार है उसका विस्तार किस जिले में नहीं है बताइए? तो इसका जो विस्तार है वो मथुरा में नहीं है। देखिए आप लोग यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए, आप लोगों ने पर्वत देखा होगा। आइए पर्वत बनाते हैं। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये अपना सूर्य हो गया जो हम लोग बनाया करते थे पहले। ठीक है, और ये अपनी झोपड़ी हो गई। ठीक है, ये अपनी घास वगैरह हो गई। तो ये जो है ये पर्वत पहाड़ हैं। ठीक है, जो ये चोन ऊपर को निकली हुई है। लेकिन जो पठार होता है, पठार जमीन से ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है जो कि नुकीला नहीं होता, इस टाइप का रहता है, इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का उठा हुआ हिस्सा होता है। अच्छा, इसकी जो ऊंचाई रहती है वो 300 मीटर से 600 मीटर तक रहती है, और ये ऊपर नुकीला नहीं होता है, जबकि ये पहाड़ जो हैं ये नुकीले होते हैं ऊपर। ये रहता है, ये पठार होता है। ठीक है, और बुंदेलखंडी पठार जो है उसका किस जिले में नहीं है इसका विस्तार? तो ये मथुरा में नहीं है। अच्छा, कहाँ विस्तार है इसका? तो विस्तार जो है वो झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा व चित्रकूट यहाँ इसका विस्तार है। ठीक है, और इस क्षेत्र को यहाँ का जो ये जो पठार है वो औसतन 300 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 10 सदस्य मनोनीत होते हैं, और ये किस क्षेत्र से आते हैं? तो साहित्य,
साहित्य, विज्ञान, कला और सहकारी आंदोलन या फिर समाज सेवा से आते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किचौछा शरीफ दरगाह स्थित है? तो किचौछा शरीफ जो दरगाह है वो कहाँ स्थित है? ये अंबेडकर नगर में स्थित है। अंबेडकर नगर का देखिए एक मुख्यालय, इसका जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, कुछ तो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनका मुख्यालय वही है, लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका मुख्यालय उनके नाम से अलग है, तो उसमें ही एक ये अंबेडकर नगर आता है। और अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय है वो अकबरपुर है। ठीक है, तो ये जो किचौछा शरीफ दरगाह जो है वो अकबरपुर से 25 से लगभग 30 किलोमीटर दूर होगी। ठीक है, तो ये किसकी दरगाह है? और ये दरगाह जो है वो सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिरमानी इनका नाम है, उनकी ये दरगाह है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय हस्तशिल्प संस्थान स्थित है? तो भारतीय हस्तशिल्प जो संस्थान है वो वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का मतलब है वही कानून वाला जो अपना है, कानून विश्वविद्यालय। ये स्थित है लखनऊ में, जो यूपी की राजधानी है। और इसकी जो स्थापना जो है वो 2005 में हुई थी। ठीक है, और कहाँ पे स्थित है लखनऊ में? तो ये कानपुर रोड पर है। ठीक है, यह राज्य स्तरीय कानून विश्वविद्यालय है। और आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कनहर सिंचाई परियोजना से किस जिले को लाभ प्राप्त होता है? तो ये सोनभद्र को लाभ प्राप्त होता है कनहर सिंचाई परियोजना से। और ये किस क्षेत्र में? तो एक दुद्दी क्षेत्र करके है, उसमें ये जो सिंचाई परियोजना है वहाँ पे स्थित है। और देखिए ये सोन नदी की सहायक नदी जो है कनहर नदी जो है वो सोन नदी की सहायक है। ठीक है, कनहर जो नदी है वो सोन नदी की सहायक नदी है। तो ये इसको जो लाभ मिलता है वो सोनभद्र इसका लाभ प्राप्त करता है। और इसकी जो स्थापना 1976 में हुई थी। ठीक है, मतलब 1976 से इसका जो काम है वो धीरे धीरे शुरू हो गया था। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की राजा तालाब झील किस जिले में स्थित है? तो राजा तालाब झील जो है वो वाराणसी मतलब कि बनारस में स्थित है। और बनारस में भी कहाँ पे? तो वाराणसी प्रयाग राज जो राजमार्ग पर। ठीक है, इस राजमार्ग पर ये स्थित है। और इसका जो निर्माण किसने कराया था? तो ये काशी नरेश थे, काशी नरेश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली कब लागू हुई थी? तो इसकी जो नियमावली लागू हुई थी वो 2011 में लागू हुई थी। और इसमें जो देखिए इसमें बहुत सी ऐसे नियम बनाए गए, ऐसे कानून बनाए गए जो कि हम लोगों को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग बहुत चीज़ें नहीं जानते हैं और उनकी सुविधा हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ था कि कक्षा 1 से 5 तक जो है वो स्कूल जो होगा वो 1 किलोमीटर के अंदर होगा, क्योंकि छोटे बच्चे इतनी दूर नहीं जा सकते। और कक्षा 6 से जो 8 तक होगा वो 3 किलोमीटर के अंदर होगा। और यही जो नियमावली थी इसमें जो लिखा हुआ था कि जो टीचर हैं वो बच्चों को मार नहीं सकते हैं, बच्चों को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, या फिर बच्चों का एडमिशन करते टाइम, जो नाम लिखते टाइम, उनका दाखिला करते टाइम टेस्ट नहीं लेंगे, उनकी कोई भी परीक्षा नहीं लेंगे,
कि उनका इंटरव्यू नहीं लेंगे, ना तो उनके माता पिता का इंटरव्यू होगा, ना तो उनसे कोई ऐसी तरीके की पूछताछ होगी। ठीक है। और इसमें बहुत से ऐसे नियम थे जो बनाए गए थे और आगे भी आपको बताता रहूँगा। उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी? जो सुक्तिमती राजधानी थी वो किस महाजनपद की थी? तो ये चेदी। ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र में है। और देखिए जो जो अंगुत्तर निकाय है उसके अनुसार जो 16 महाजनपद हैं उनमें से जो 8 महाजनपद हैं वो वर्तमान यूपी में, उनमें से एक चेदी है, और 8 जो महाजनपद हैं वो वर्तमान यूपी में ही है और उन्हीं में से एक ये चेदी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कनहर नदी किसकी सहायक नदी है? जो कनहर नदी ये है वो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, सोन नदी की सहायक नदी है। तो 20 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो थारू विकास परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ की गई थी? ये 1980, और 1980 को भी कब? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर का मतलब समझ रहे हैं? गांधी जयंती के दिन। ठीक है। और इसका जो मुख्य केंद्र वो लखीमपुर था। ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी दी हुई क्लास पसंद आई होगी और आप लोगों ने क्लास पूरी की हुई है, इसीलिए आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे आए हुए हैं। और मैं आगे भी इसी तरह की क्लास लेता रहूँगा और आप लोगों के जो नॉलेज में इजाफा करता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने क्लास ली। जय हिंद, जय भारत।